हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर द इंटरव्यू के बारे में, जिसको लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, जिसमें वो बात करते हैं कि इंटरव्यू जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर हम किसी से कम्युनिकेट करें और उसके जो इस मैटर में हमें क्या हेल्प मिलती है। तो क्रिस्टोफर जो है उन्होंने एज ए रिपोर्टर वर्क किया है फॉर प्राइवेट आई। 10 साल के लिए उन्होंने इसके लिए काम किया था और इंटरव्यू जो है ये एक एक्सर्प्ट है, मतलब ये लेसन जो है ये एक हिस्सा है फ्रॉम उन्हीं की एक बुक से जिसका नाम है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। तो अगर आपको याद रखना है तो आप इतना ही याद रख सकते हैं कि उनके एक बहुत बड़ी बुक से एक छोटा सा हिस्सा या छोटा सा पार्ट जो है वो लिया गया है, जिसका बुक का टाइटल है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़। और उसके बाद अगर हम एक इस चैप्टर में पार्ट 1 और 2 है, और अगर पहले पार्ट की बात की जाए तो जो चैप्टर है वो बात कर रहा है कि इंटरव्यूज़ जो है वो बहुत सारे अलग अलग लोगों के लिए जाते हैं, या उनके द्वारा किस तरीके से उनको विजन किया जाता है, क्या उनकी सोच है उनके प्रति। और सिटीज़ के कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका भी डिफरेंट नोशन जो है इंटरव्यू को लेके है। और इसके बाद वो एडवोकेट करते हैं कि इंटरव्यू की जर्नलिज़्म के फील्ड में क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूट है किया जाता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो बिटवीन पब्लिक और कंटेम्प्रेरी इवेंट्स में, या फिर लोगों की क्या सिग्निफिकेंस रही है उस टाइम पे। तो ये सब जो है ये हमें बाय इंटरव्यू ही पता चलता है। और अगर सेकंड पार्ट की बात की जाए तो सेकंड पार्ट जो है उसमें एक फेमस राइटर है और एक एकेडमिशियन है जिसका नाम है अम्बर्टो इको। और इंटरव्यू जो है ये दोनों के बीच में होता है। जो इंटरव्यू लेने वाला इंसान है, जो फेमस पर्सन है यहाँ पे, उसका नाम है मुकुंद पद्मनाभन। और जो इंटरव्यू की समरी है ये हमें एक व्यू प्रोवाइड करती है कि अम्बर्टो इको का क्या ओपिनियन रहा है उनके राइटिंग करियर को लेके, मतलब वो क्या सोचते हैं और क्या रीज़न रहे हैं कि उनका जो बुक है नेम ऑफ द रोज़ वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस जो है उसको मिला। तो स्टूडेंट्स जो हैं अगर ये समरी सुनते हैं या समरी को पढ़ते हैं तो आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके दिमाग में जो चल रहे होंगे चैप्टर को लेके, जैसे रुडयार्ड किपलिंग इंटरव्यू के लिए क्यों मना कर देते हैं, या फिर उनकी वाइफ जो है वो अपनी डायरी में क्या लिखती है। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच must be moving here and there in your mind, so you will get the answer if you are going to listen the summary of this lesson. So ये तो जो मैंने सुनाई ये थी शॉर्टकट वे। लेकिन अगर हम बात करें डिटेल समरी की तो ऑथर जो है ये इंटरव्यू के लिए बोलते हैं कि जर्नलिज्म के बीच में एक कॉमन प्लेस है इंटरव्यू की, क्योंकि आए दिन सभी के इंटरव्यूज़ जो है वो होते ही रहते हैं। हर एक पढ़े लिखे इंसान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको समझ आए कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में, उनकी पॉइंट ऑफ लिविंग में, कि इंटरव्यू का क्या जो है इम्पोर्टेंस रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका इंटरव्यू जो है वो पास्ट में किया गया हो, लेकिन ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि डिफरेंट पीपल का डिफरेंट ओपिनियन होता है इंटरव्यूज़ के लिए। कुछ इंटरव्यूज़ को एक सोर्स ऑफ ट्रुथ जो है वो मानते हैं कि इंटरव्यू जो है यहाँ से हमें सच का पता चल जाएगा, लेकिन सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि हम लोग इंटरव्यू के शिकार हो जाते हैं, मतलब वी आर विक्टिम ऑफ दीज इंटरव्यूज़। और उनको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू जो है ये अनवारंटेड इंट्रूजन है उनकी लाइफ में, मतलब जिसका कोई होता है ना, लाइक किसी की लाइफ में दखल अंदाजी करने वाली चीज़। ये सेलिब्रिटीज़ जितने भी हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ जो है ये उसके बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और ऑथर जो है यहाँ पे कंपेयर करता है कि उनकी ओपिनियन जो है इंटरव्यू के लिए कैसी है, एकदम सुपरस्टिशियस बिलीव्स की तरह है। और ऑथर ये भी बात बताते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पर ये बात बोलते हैं कि कुछ पुराने समय की अगर बात की जाए, जैसे हम फोटोग्राफ अगर मतलब किसी की फ़ोटो हमने रखी है तो फ़ोटो के ज़रिए ही लोग आपकी जो आत्मा है उसको चोरी कर लेंगे। तो ऐसा भी कुछ लोगों का बिलीव्स होते थे। तो इसीलिए जो एक्टर या फिर जो ये नामी ग्रामी पर्सन हैं या फिर पर्सनालिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको ये लगता था कि ये सुपरस्टिशियस बिलीव की तरह है। अगर हमारा इंटरव्यू होगा तो इट इज़ जस्ट लाइक एज समबडीज़ इन्वॉल्वमेंट और एनी
अनवारंटेड इंट्रूजन इन आवर लाइफ। तो इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। अब ऑथर जो है यहाँ पे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, वो हमें और भी एग्जांपल्स देते हैं बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ की, ताकि हम डिफरेंसेस जो हैं वो देख सकें कि उनके इंटरव्यूज़ के प्रति क्या ओपिनियन है और किस तरह से वो डिफरेंट है। जैसे B.S. नॉयपॉल जो है, उसकी ओपिनियन है कि लोग जो है वो जख्मी फील करते हैं अगर उनका इंटरव्यू लिया जाए, और उनको ऐसा लगता है कि हमारा तो ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो हमसे छीन लिया गया है। लुइस कैरल जो है, ये भी एलिस इन वंडरलैंड की जो है राइटर है, फेमस राइटर है, और इनको भी बहुत ज़्यादा डर लगता है इंटरव्यू से, और ये कभी भी किसी भी को भी कोई राय जो है इसके बारे में नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम सेटिस्फाइड बेशक फील करें या ना करें, लेकिन हम जब चुप हो जाते हैं इंटरव्यूज़ में तो हमारा मजाक जो है वो उड़ाया जाता है। सब इंटरव्यूअर्स का मजाक उड़ाया जाता है जब उनको आंसर देना नहीं आता। नेक्स्ट हम बात करते हैं रुडयार्ड किपलिंग की, जिन्होंने इंटरव्यू को रिगार्ड किया है कि ये तो एक इमोरल एक्ट है जिसका कोई मतलब नहीं है एक रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए। और H.G. वेल्स जो एक इंग्लिश राइटर हैं, फेमस इंग्लिश राइटर हैं, उनके लिए भी यहाँ पे ये बात होती है, जो कंसिडर करते हैं कि इंटरव्यू जो है ये अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस की तरह होता है। जैसे फ्रीक्वेंट इंटरव्यू जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है और बहुत जल्दी जल्दी हमें भी इंटरव्यू जो है वो क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। और जैसे वो कहते हैं कि एक बार एक फ्रीक्वेंट इंटरव्यू लेते हुए जोसेफ स्टैलिन जो है कुछ सालों के बाद उनकी लाइफ में वो ये बात बताते हैं कि इंटरव्यू जो है उसमें बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर्स भी बड़े फ्रीक्वेंट ही देने पड़ते हैं। सॉल वेलो एक और पर्सन है जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि इंटरव्यू जो है वो एक थंबप्रिंट की तरह है ऑन हिज विंड पाइप। अब यहाँ पे तो हमने बहुत सारे पर्सन्स की बात की। अब ऑथर जो है वो हमें इनके अलावा कुछ और लोगों के बारे में रूबरू कराते हैं। जैसे बताते हैं कि इंटरव्यू का क्या कारण है, क्यों लोग ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं कि इंटरव्यू जो है एक मतलब सर्विसेबल मीडियम ऑफ ए कम्युनिकेशन है, और वो कोट करते हैं डेनिस ब्रेन को ताकि वो अपने पॉइंट को सपोर्ट कर सके। डेनिस जो है वो क्लेम करता है कि इंटरव्यू जो है ये बहुत ही विविड इम्प्रेशन होता है कंटेम्प्रेरी पीपल का। विविड होता है, क्लियर इम्प्रेशन होता है, किसी का कोई ऐसा असर होना किसी चीज़ का, तो वो इस चीज़ को अच्छा मानते हैं। जो भी कुछ होता है लाइक प्रेजेंट मोमेंट में हम कोई भी चीज़ कोई देख रहे हैं, हैपनिंग हुई है, उसको हम वन टू अनदर क्वेश्चन अगर हम उसको कन्वे करेंगे किसी को, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ एन इंटरव्यू। जैसे कि इसका जो रिज़ल्ट है, तो इंटरव्यूअर्स जो है वो होल्ड करते हैं एक पावर और एक इन्फ्लुएंस करना, कैसे किसी को इन्फ्लुएंस किया जाना चाहिए। तो एक उनके पास एक पावर होती है जिसको वो कन्वे करना चाहते हैं दूसरे लोगों के साथ बात करने के बाद। तो ये तो था पार्ट 1 की समरी। अगर हम पार्ट 2 की समरी की बात करें तो ये जो पार्ट है इसको लिया गया है, ये भी एक हिस्सा जो है इसका लिया गया है अम्बर्टो इको और मुकुंद पद्मनाभन के बीच में जो बातचीत हुई है। और अम्बर्टो इको जो है यहाँ पे वेल नोन प्रोफेसर हैं, जो सिमियोटिक के प्रोफेसर हैं, और यूनिवर्सिटी है इटली में बोलोगना, वहाँ पे वो पढ़ाते हैं। इंटरव्यूअर जो है वो मुकुंद पद्मनाभन जो है वो वर्क करते हैं द हिंदू के लिए। अब अम्बर्टो इको के जो काम हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। अगर उनका एकेडमिक परस्यूट देखा जाए कि उन्होंने कैसी कहानियाँ लिखी हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग में जब लिखा है तो उनकी राइटिंग जो है वो फिक्शन से रिलेटेड है, और उन्होंने स्टारडम अचीव की थी 1980 में, जब उनकी एक किताब जो है वो रातों रात मतलब बहुत ज़्यादा उसकी किताबें जो हैं वो बिकती हैं। उसका नाम है द नेम ऑफ द रोज़। जब वो पब्लिश हुई तो वो बहुत ज़्यादा बिकी और लोगों ने उनको बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर स्टार की तरह बना दिया, और ये 1980 के दशक की बात है। इस बुक की ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो 10 मिलियन कॉपीज़ जो हैं उनकी सेल हो चुकी थी। और मुकुंद जो है वो अपना इंटरव्यू इसी चीज़ से स्टार्ट करता है कि इंग्लिश नॉवलिस्ट डेविड लॉज जो है उन्होंने रिमार्क किया था कि अम्बर्टो इको जो है ये एक ऐसे इंसान है, इतने कैपेबल है, पता नहीं ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं। तो अम्बर्टो इको इसका रिप्लाई करते हैं कि ये कोई ट्रू, जो भी चीज़ आप बोल रहे हो ये सही है। एक्चुअली जो इम्प्रेशन मेरा बना है वो इसलिए बना है क्योंकि
जब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं मैं उस समय में काम कर रहा होता हूँ। और वो इस चीज़ को एलैबोरेट करके बताते हैं उनको अपनी फ़िलासफ़िकल थिंग्स को कि मैं किस तरह से फ़िलासफ़ी ऑफ पीस के ऊपर और नॉन वायलेंस के ऊपर मेरी सारे जो वर्क हैं वो आधारित होते हैं, बेस्ड होते हैं। और उसके बाद वो ये भी बात बोलते हैं कि जो फ़िलासफ़िकल इंटरेस्ट है मेरे, वो एथिकल फ़िलासफ़िकल इंटरेस्ट है। इसके बाद वो और आगे की बातें बताते हैं कि सीक्रेट क्या रहस्य है या क्या सीक्रेट है कि उनके जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनको भी वो किस तरह से यूज़ कर लेते हैं कि लाइफ में सबके एम्प्टी स्पेसेस होते हैं और उनको वो क्या बोलते हैं, इंटरस्टाइसिस बोलते हैं। इंटरस्टाइसिस का यहाँ पे मतलब यही है कि वो जो वॉइड होते हैं वो वॉइड कैसे क्रिएट होते हैं और उनको हम कैसे वो कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उसके बाद मुकुंद जो है वो उनको ये बात पूछता है कमेंट करके कि अम्बर्टो आपका जो स्टाइल है फिक्शन लिखने का, उससे तो हमें ये पता चलता है कि आपका जो मतलब इनफॉर्मल सा स्टाइल है, एक प्लेफुल नेचर का, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत ही सीरियस और ड्राई स्टाइल एकेडमिक राइटिंग का है आपका। तो अम्बर्टो जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन या अपना इंटरव्यू देते हुए ये बात बोलते हैं कि जब मैं पीएचडी के थीसिस अपने सबमिशन करवाने थे, मेरे को डॉक्टरल डेजिटेशन जो इटली में हुआ है मेरा, जब उसका सबमिशन था तो एक प्रोफेसर ने मुझे कमेंट करके ये बात बोली थी कि तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। एक्चुअली लोग बात करते हैं जैसे सिद्धांतों के ऊपर, लेकिन तुमने उनको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया है, ड्रॉ किया है, कंक्लूड किया है और उनको करेक्टली उसकी जो फॉर्मेशन है वो करेक्ट बनाई है। तो अम्बर्टो कहते हैं कि ही इज़ नॉट अ गॉड, वो कोई भगवान नहीं है या कोई विद्वान नहीं है कि जिनको ऐसा आ गया कि हाँ जी किसी ने बोल दिया तो ऐसा काम हो गया। अम्बर्टो ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था कि कैसे फंक्शनल चीज़ें जो हैं, अगर हम स्कॉलरली बुक्स लिखते हैं तो उसको कैसा नैरेटिव देना चाहिए, किस तरह से स्टोरी को नैरेट करना चाहिए, वो इन्होंने बड़े अच्छे से यूज़ किया था या उसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया था। और इसी चीज़ से अगर उन्होंने राइटिंग नैरेटिव्स को स्टार्ट किया है अपना, और 50 की उम्र में तो उन्होंने नैरेटिव्स लिखने शुरू किए थे, उपन्यास जो हैं वो लिखने शुरू किए थे। और वो बात करते हैं कि किस तरह से उनका एक दोस्त है जिसका नाम रोलैंड बार्थिस था, वो भी चाहता था कि वो एक क्रिएटिव राइटिंग मतलब लिखे, कुछ ऐसा करना चाहता था लाइफ में, लेकिन लाइफ ने उसको मौका नहीं दिया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि उसको क्या बनना है और वो क्या बन गया। और अम्बर्टो जो है वो ये रिवील करते हैं कि उसको ये चीज़ कभी भी इसका एहसास नहीं हुआ कि वो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से। एक्चुअली ऑल ऑफ अ सडन जैसे उसने नैरेटिव्स जो है एक्सीडेंटली शुरू किए और इसके बीच में उसको एक सेटिस्फेक्शन मिली, उसको जो टेस्ट था नरेशन का वो अच्छा लगा कि मुझे यही काम करना चाहिए और एक ही चीज़ पे लाइक प्लेफुल नेचर और ड्राई स्टाइल होना चाहिए मेरा लिखने का, और बच्चों के प्रति ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने आई जिससे उनको कुछ गाइडेंस मिल सके। उसके बाद इंटरेस्टिंगली अम्बर्टो जो है और भी बहुत ज़्यादा एकेडमिक आर्टिकल्स जो हैं वो लिखते हैं, ओवर 40 तक, मतलब अगर हम बात करें तो 40 से ज़्यादा उन्होंने नॉवेल्स या आर्टिकल्स जो हैं वो लिख दिए थे। और ये काम वो कब किया करते थे, जब संडे को वो फ्री हुआ करते थे। अब मुकुंद जो है वो पूछना चाहता है कि क्या आपको कभी चिंता नहीं होती कि इतना ज़्यादा नेम एंड फेम, इतने बड़े नॉवेलिस्ट बन गए हो और फिर भी आप एकेडमिशियन में ही हो, एकेडमिक को ही अपना वो मानते हो कि लाइक मैं तो एक एकेडमिशियन ही हूँ, प्रोफेसर हूँ। अम्बर्टो जो है इस बात को एडमिट करते हैं कि ये चीज़ें मुझे कहीं पे भी फ्रस्ट्रेट नहीं करती, टेंशन नहीं देती, बिकॉज़ मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही मानता हूँ जो नॉवल जो है संडे को लिखा करता है। और उसके बाद मैं अपने आप को एक्नॉलेज करता हूँ इस फैक्ट के साथ कि मेरे को कोई आशा नहीं है बड़ी बड़ी ऑडियंस के साथ मतलब मैं जाऊँ या मैं कोई काम करूँ। इवन दो कि अगर कुछ ऐसा होता है जैसे छोटे मोटे पेन क्लब्स होते हैं तो मैं वहाँ पे उनको अटेंड भी नहीं करता हूँ। मैं अपने घर में अच्छे से आराम करता हूँ और थोड़े कुछ ऐसे मतलब फ़न जो प्रोग्राम्स हैं, फ़न क्रिएटिंग प्रोग्राम्स जिनको हम अच्छे सीरियल बोलते हैं, जिससे मेरी थकान मिट सके, वो सब चीज़ें मैं देखता हूँ। और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब बेटर हैं, अपने आप में अच्छी चल रही हैं। उसके बाद अम्बर्टो जो है एक्सप्लेन करते हैं कि जर्नलिस्ट जो होते हैं और पब्लिशर्स जो होते हैं वो किस तरह से पज़ल करते हैं इन सब में। एक्चुअली पीपल जो हैं उनको डिफ़िकल्ट रीडिंग चीज़ें जो हैं लाइक डिफ़िकल्टी जो हो प्रोवाइड करे पढ़ने में, उसको वो पसंद नहीं करते, उनको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। और द नेम ऑफ़ द रोज़ है, इसकी 10 से लेके 15 मिलियन कॉपी अगर सेल हुई हैं तो वो 6 बिलियन पीपल हैं सिर्फ
हमारे पूरे संसार में, उस टाइम की बात कर रहे हैं वो। तो अगर नेम ऑफ द रोज़ जो है वो 10 से 15 मिलियन कॉपीज़ उसकी पूरे वर्ल्ड में सेल हुई हैं, लेकिन वर्ल्ड जो है वो 6 मिलियन पीपल का है। इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर नंबर है लोगों का वो इजी एक्सपीरियंस पे ही जाना चाहता है। कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि उन्होंने अपने कोट को कोटेशन में देते हुए ये बात बोली है अम्बर्टो इको ने मुकुंद को कि 6 मिलियन कॉपीज़ जो हैं 6 मिलियन पीपल में सेल हुई, लेकिन 10 से 15 मिलियन कॉपीज़ जो हैं अगर वो बनती हैं तो सेल तो उनकी 6 मिलियन पीपल को ही पसंद आई होगी, क्योंकि बाकी जो सेल हुई हैं मतलब उनका कहीं पे हमें ये पता चलता है कि उनको कोई टेस्ट नहीं आया उन चीज़ों में, तो इसलिए नंबर जो है वो उसमें कमी देखी गई। अगर एक क्वेश्चन जो है अम्बर्टो इको को और पूछते हैं कि आपकी इतनी जो सफलता है उसका क्या रीज़न है, या कैसे आप इतना ज़्यादा सफल हो गए, इसके पीछे क्या रीज़न है या क्या मिस्ट्री है, अम्बर्टो जो है वो बोलते हैं कि एक बार एक अमेरिकन पब्लिशर ने उनको ये बोला कि इतना एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बिकेंगी, आप अगर ऑर्डर रखना है आपने तो 3000 कॉपीज़ लेके चलो, हमारी कंट्री में इतना ही आपका जो है सेल हो सकती है जो आप लिख ले हो राइटिंग को। लेकिन उसके बाद कहता है कि उसकी 3 मिलियन कॉपीज़ जो है वो यूएस में बिकी। अब इसके पीछे रीज़न्स क्या थे कि ये समरी या फिर ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसके पीछे क्या रीज़न्स थे वो अम्बर्टो इको को भी नहीं पता था। वो ये बात सोचते थे कि अगर मैंने 22 साल में जब मैंने सबमिशन करवाया था अपना पीएचडी का थीसिस या डेजर्टेशन, अगर उस टाइम मैंने लिखना स्टार्ट किया होता या फिर 32 ईयर्स तक मैं लिखता या फिर 42 के बाद, मतलब 10 साल पहले या 10 साल बाद में अगर मैं लिखता तो शायद मुझे वो सफलता नहीं मिलती। बट जो सफलता मिली है उसके पीछे रीज़न्स भी क्या हैं वो भी मुझे नहीं पता। तो वो यही बात बोलते हैं कि ये जो सफलता मिली है या मैं सक्सेसफुल हूँ तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल, कि उनको टेस्ट है, वो इजी रीडिंग करना चाहते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं, तो दैट्स द ओनली रीज़न। अदरवाइज़ ये जो है ये एक मिस्ट्री ही है, मेरे लिए भी मिस्ट्री है और आपके लिए भी मिस्ट्री है। आई होप सो अगर आपको ये चैप्टर जो है समझ नहीं आया था तो अभी आप ये समरी सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इवन मैंने यहाँ पे सारे नाम भी बताए हैं कि कौन सा इंसान जो है वो क्या काम कर रहा है, किसके लिए उसने बात की है। तो अगर आप 1-2 बार ये समरी सुन लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं निकल सकते हैं। विद दिस होप दैट यू विल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो among your friends. I'm just stopping it. So stay connected, stay tuned. Thank you.